नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर पर हुई वार्ता। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, दोनों देशों के बीच 10 विभिन्न क्षेत्रों पर ठोस एक्शन पॉइंट पर बनी सहमति। इससे साझेदारी को मिलेगा नया स्वरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से किया संवाद। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के लिए यात्रा को दी हरी झंडी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स ईज यानी लीड्स 2023 रिपोर्ट को किया लॉन्च। साथ ही लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता बढ़ाने पर दिया जोर। भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर की निंदा। कहा, 3 राज्यों में चुनाव हारने से कांग्रेस बौखला गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का 2 टूक बयान। सीमा पार आतंकवाद के कारण भारत को हुआ नुकसान। ऐसे देशों पर कार्रवाई का आह्वान। कहा, आतंकियों को फलने फूलने में कुछ देश कर रहे हैं मदद। और खेल की खबरों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एकमात्र टेस्ट में इंग्लैंड पर दर्ज की 347 रन की विशाल जीत। दूसरी पारी में जीत के लिए 479 रन के जवाब में पूरी इंग्लिश टीम 131 रन पर पेविलियन लौटी। अब खबरें विस्तार से। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की। दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। ओमान के सुल्तान की यह यात्रा दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही मित्रता और सहयोग के साथ ही द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक के बीच द्विपक्षीय मुलाकात भी हुई। इस दौरान आपसी हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर पर बातचीत हुई। दोनों पक्षों ने आर्थिक सहयोग से लेकर अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। पीएम मोदी ने G20 में ओमान का मेहमान देश के रूप में भागीदारी करने के लिए आभार प्रकट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और ओमान के बीच सदियों से स्थापित संबंधों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपसी मित्रता सिर्फ भूगोल तक सीमित नहीं है। सदियों से भारत और ओमान गहरी मित्रता के अटूट संबंध रहे हैं। अरब सागर के एक छोर पर भारत है तो दूसरे छोर पर ओमान है। हमारी आपसी निकटता केवल भूगोल तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे हजारों वर्षों से चले रहे व्यापार और संस्कृति और हमारी समान प्राथमिकताओं से भी झलकती है। इस यशस्वी इतिहास के बलबूते पर हम एक उज्जवल भविष्य की संरचना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देश भविष्य की साझेदारी के लिए साझा दृष्टिकोण अपनाने के लिए सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें 10 विभिन्न क्षेत्रों पर ठोस एक्शन पॉइंट पर सहमति बनी है, जिससे दोनों देशों के बीच साझेदारी को नया स्वरूप प्रदान किया गया। आज हम एक नए इंडिया ओमान ज्वाइंट विजन ऑफ पार्टनरशिप फॉर फ्यूचर को एडॉप्ट कर रहे हैं। इस ज्वाइंट विजन में 10 विभिन्न क्षेत्रों पर ठोस एक्शन पॉइंट्स पर सहमति बनी है।
मुझे पूरा विश्वास है कि ज्वाइंट विजन हमारी साझेदारी को एक नया और आधुनिक स्वरूप देगा। मुझे खुशी है पक्षों के बीच सीपा एग्रीमेंट पर चर्चा जारी है। इस वार्ता के 2 राउंड सफलतापूर्वक संपन्न किए जा चुके हैं, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। मैं आशा करता हूं कि हम जल्द ही इस एग्रीमेंट को साइन कर पाएंगे, जिससे हमारे आर्थिक सहयोग में एक नए अध्याय का जुड़ना हो जाएगा। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक के भारत दौरे पर वो हैं और विदेश मंत्रालय ने प्रेस वार्ता में बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान के बीच द्विपक्षीय मुलाकात भी हुई। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें समुद्री सहयोग, व्यापार, अंतरिक्ष, आतंकवाद, ऊर्जा सुरक्षा, हरित ऊर्जा और लोगों से लोगों के बीच संबंध विषय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच कई एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। Both countries had also signed MOU, including in the field of information technology, cooperation in the field of culture, combating financial crimes, and of course establishment of a Hindi chair of ICCR in Oman. Secondly, again an area which featured very prominently in the discussions between the two leaders was ongoing discussions between the two countries for a comprehensive economic partnership agreement. विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग से लेकर अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। Significant achievement in terms of India-Oman trade and capital cooperation was the announcement of the 3rd tranche of the Oman-India Joint Investment Fund. This fund would be worth $300 million, approximately 2,500 crores. Purely as a point of elaboration, the fund was established as a 50-50 joint venture between the State Bank of India and the Oman Investment Authority, which essentially channelizes investments into the fastest growing sectors of the Indian economy. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद किया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विकसित भारत संकल्प यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम ने कहा कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी युवा और नारी शक्ति को सशक्त कर रही है। हमारे शहर, हमारी युवा शक्ति और नारी शक्ति दोनों सशक्त करने के बहुत बड़े माध्यम है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी युवा शक्ति और नारी शक्ति दोनों को ही सशक्त कर रही है। इसका अधिक से अधिक लाभ आप सब उठाएं और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाएं। पीएम मोदी ने कोरोना काल में छोटे उद्योगों को बचाने के लिए लाखों करोड़ रुपए की मदद भेजी। उन्होंने कहा कि जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू हो जाती है। ये हमारी ही सरकार है जिसने कोरोना काल में छोटे उद्योगों को बचाने के लिए लाखों करोड़ रुपए की मदद भेजी। जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू हो जाती है। हमारे रेहड़ी, ठेले, पटरी, फुटपाथ पर काम करने वाले ये सभी साथी नाउम्मीद हो चुके थे। उनको लगता था चलो भाई ऐसे ही गुजारा करो, कुछ होने वाला नहीं है। उनको पूछने वाला कोई नहीं था। इन स्थितियों को पहली बार
बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला है। आज पीएम स्वनिधि योजना से इन साथियों को बैंकों से सस्ता और आसान ऋण मिल रहा है। देश में 50 लाख से अधिक ऐसे साथियों की बैंकों से मदद मिल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इससे अब तक 17,000 करोड़ रुपए लोगों को प्रदान किए जा चुके हैं। हमारी सरकार इन दोनों योजनाओं के माध्यम से लोगों को अब तक जिनके परिवार में कोई संकट आ गया, ऐसे परिवारों में 17,000 करोड़ रुपए, आप सोचिए 17,000 करोड़ रुपए की क्लेम राशि इन परिवारों को मिल चुकी है। संकट की घड़ी में इन परिवारों में जब स्वजन खो दिया हो और इतने रुपये आ जाएं तो कैसे दिन निकल जाए, इसका आप अंदाज कर सकते हो कि 200-400 करोड़ की भी वो योजना शुरू करता है ना। कुछ रोज राजनीतिक दल बोलते रहते हैं, हेडलाइंस बनवाने में जुटे जाते हैं, खबरें बनवा देते हैं। 17,000 करोड़ रुपया गरीब के घर पहुंच चुका है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। संसद की सुरक्षा मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बेतुके बयान पर भाजपा हमलावर है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि संसद की सुरक्षा मामले पर बेहद वे गंभीर हैं और इसके पीछे बेरोजगारी को वजह बताना तर्कहीन है। भाजपा प्रवक्ता ने साथ ही कहा कि कांग्रेस नेता को घटना को जायज ठहराने के पीछे उनकी राजनीतिक निराशा साफ नजर आती है। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के हमेशा से युवा रहने वाले अपरिपक्व नेता ये कहते हैं कि घटना हुई तो हुई, पर इस घटना का मुख्य कारण जो है वो देश में बेरोजगारी है और देश में महंगाई है, इसलिए इस प्रकार की घटना हुई है। राहुल गांधी जी, आपको हुआ क्या है? यदि राहुल गांधी के इन कुतर्कों को स्वीकारा जाए वैसे, तो मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, 11 अप्रैल 1974 आप ही की परिवार की सरकार थी। 2 पिस्तौल लेकर, एक बम जैसी सामग्री लेकर कुछ लोग अंदर चले गए थे पार्लियामेंट की ही इसी पब्लिक गैलरी में। क्या आप मानते हैं, आप स्वीकारते हैं कि ये उस समय की सरकार की बेरोजगारी और महंगाई की वजह से वो चले गए थे? अब मैं राहुल गांधी आप ही के तर्कों को अपनाते हुए पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या इन सारी घटनाओं के पीछे आपकी दादी मां की, आपके पिताजी की और सोनिया जी द्वारा संचालित मनमोहन सिंह जी की सरकार की महंगाई दर और बेरोजगारी दर थे? मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे ईदगाह परिसर के सर्वे को मंजूरी दे दी थी। हाई कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह केस 9 जनवरी के लिए निर्धारित है, हम उसी दिन उसको सुनेंगे। अब तक श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की बात करें तो मामले में हाई कोर्ट में लीडिंग सूट भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देव के नाम से रंजन अग्निहोत्री की ओर से दाखिल की गई है। याचिकाओं में 12 अक्टूबर 1968 को हुए समझौते को अवैध बताते हुए शाही ईदगाह मस्जिद को दी गई 13.37 एकड़ जमीन भगवान श्री कृष्ण विराजमान को दिए जाने की मांग की गई है। याचिका में कुल 4 पक्षकार शाही ईदगाह मस्जिद, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघ हैं। आइए जानते हैं आखिर क्या है ये मामला। 12 अक्टूबर 1968 को हुआ था ये समझौता, जिसे मामले में दायर याचिका में हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ताओं ने कानून की नज़र में अमान्य बताया है। अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार 1968 से पहले
13.77 एकड़ भूखंड पर कई झोपड़ियां थीं। समझौते के बाद ईदगाह के किराएदारों को खाली करने के लिए कहा गया ताकि एक नया मंदिर बन सके। दोनों पूजा स्थल एक साथ संचालित हो सके, जिसके लिए एक दीवार के जरिए उन्हें अलग अलग करने की बात हुई। इस बात पर सहमति बनी कि मस्जिद को कोई खिड़की, दरवाजा या नाली मंदिर के सामने नहीं खोलेगी। समझौते के अनुसार शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट उत्तर और दक्षिण दिशा में दीवार के बाहर बसे मुस्लिम घोषियों आदि को खाली कराने और जमीन संघ को सौंप देने की बात कही गई। समझौते के अनुसार कच्ची कुर्सी के पश्चिम उत्तर कोने की जमीन संघ की है। इसी के साथ शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट द्वारा कच्ची कुर्सी को आयताकार करने पर सहमति बनी थी। उत्तर और दक्षिण की दीवारों के बाहर की भूमि दीवारों आदि के निर्माण से पहले 15 अक्टूबर 1968 तक ट्रस्ट द्वारा संघ को सौंपने की बात कही गई थी। इस बात पर सहमति बनी कि ट्रस्ट इन दीवारों या कच्ची कुर्सी की दीवारों में संघ की ओर से कोई दरवाजा, खिड़की या ग्रिल नहीं लगाएगा या उस दिशा में कोई नाली या पानी का आउटलेट नहीं खोलेगा। वहीं संघ की ओर से ऐसा भी कहा गया कि कोई काम ऐसा नहीं किया जाएगा। रेलवे की अधिग्रहित जमीन पर उत्तर और दक्षिण की दीवारों के अंदर ईदगाह के सामने की जमीन संघ ट्रस्ट को देगा। वहीं मामले में कहा गया कि यदि कोई पक्ष शर्तों का पालन नहीं करता है तो दोनों पक्षों को इसे अदालत के माध्यम से या जिस भी तरीके से संभव हो लागू कराने का अधिकार होगा। पौराणिक इतिहास के मुताबिक 5132 साल पहले भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को राजा कंस के मथुरा कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस स्थान को ही कटरा केशव देव के नाम से जाना जाता है। 1618 ईस्वी में ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर निर्माण कराया था। मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में धार्मिक कट्टरता के चलते मंदिर को ध्वस्त कर शाही मस्जिद ईदगाह का निर्माण कराया गया। गोवर्धन युद्ध के दौरान मराठा शासकों ने आगरा मथुरा पर आधिपत्य स्थापित करने के बाद मस्जिद हटाकर श्री कृष्ण मंदिर का निर्माण करवाया। सन 1803 में ब्रिटिश सरकार ने 13.37 एकड़ जमीन कटरा केशव देव के नाम नजूल भूमि घोषित कर दी। सन 1815 में बनारस के राजा पटनीमल ने इस जमीन को अंग्रेजों से वापस खरीदा और मुस्लिम पक्ष के स्वामित्व का दावा खारिज कर दिया गया। 1860 में बनारस के राजा के वारिस राजा नरसिंह दास के पक्ष में डिक्री हुई। हिंदू मुस्लिम पक्ष के बीच चलते विवाद में 1920 के फैसले में मुस्लिम पक्ष को निराशा मिली। कोर्ट ने कहा कि 13.37 एकड़ जमीन पर मुस्लिम पक्ष का कोई अधिकार नहीं है। साल 1944 की बात करें तो वहां पूरी जमीन का पंडित मदन मोहन मालवीय और 2 अन्य के नाम बेनामा कर दिया गया। 21 फरवरी 1951 को श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बना, लेकिन 1958 में वह अर्थहीन हो गया। इसी साल मुस्लिम पक्ष का एक केस खारिज कर दिया गया। 1977 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ बना, जो बाद में संस्थान बन गया। 26 मई 2023 में जस्टिस अरविंद कुमार मिश्र की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाते हुए मथुरा जमीन विवाद से जुड़ी सभी याचिकाओं पर हाई कोर्ट में सुनवाई का फैसला सुनाया था। इस फैसले के अनुपालन में हाई कोर्ट ने मथुरा जिला कोर्ट में चल रहे सभी केसों की पत्रावली भी तलब की थी। हाई कोर्ट में लीडिंग सूट भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देव के नाम से रंजना अग्निहोत्री की ओर से दाखिल की गई है। इन याचिकाओं में 12 अक्टूबर 1968 को हुए समझौते को अवैध बताया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज चेन्नई में थिरुमुराई तिरुविजा उत्सव में भाग लिया। थिरुमुरैगल का शैव धर्म की नींव माना जाता है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हमारी सांस्कृतिक एकता के राष्ट्रीय ताने बाने को सक्रिय रूप से मजबूत कर रहे हैं। उनकी दूरदर्शी नेतृत्व के कारण पूरा देश शारीरिक और भावनात्मक रूप से
एक साथ आया है। और अब खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में आयोजित अभिनंदन समारोह में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिस्सा लिया। 3 राज्यों में बड़ी जीत के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हिमाचल का यह पहला दौरा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि 3 राज्यों में भाजपा की जीत ने तथाकथित राजनीतिक पंडितों को का भी स्तब्ध किया है। उन्होंने कहा कि राजनीति की संस्कृति बदल गई है। अब झूठ बोलकर वोट नहीं मिलता, बल्कि काम करके वोट मिलता है। यह जीत जो 3 राज्यों में हमें मिली है, इसने जो हमारे तथाकथित जो राजनीतिक पंडित हैं उनको भी स्तब्ध किया है, क्योंकि वो राजनीति के गणित को पहचान नहीं पाते, वो राजनीति की गहराइयों को जान नहीं पाते, वो समझ नहीं पाते कि ये कैसे हो गया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज दुनिया का विश्वास भारत में लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया मानती है कि भारत की तरक्की होगी तो दुनिया की तरक्की होगी। आज तमाम वैश्विक नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हैं। आज दुनिया का विश्वास भारत में और भारत के नेतृत्व में लगातार बढ़ रहा है। दुनिया मानती है कि भारत की तरक्की होगी तो दुनिया की तरक्की होगी। भारत का नेतृत्व दुनिया को अपना नेतृत्व दे सकता है। तभी तो इटली की प्रधानमंत्री कहती दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी इज द बॉस। तो अमेरिका के राष्ट्रपति भी कहते हैं मेरे देश में सबसे ज्यादा भीड़ किसी के लिए जुटी तो नरेंद्र मोदी जी के लिए अमेरिका में जुटी। इस मौके पर अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू पर निशाना साधा और कहा कि उनके यहां से 353 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। उन्होंने कहा कि तभी कांग्रेस कहती थी नोटबंदी मत करो। अभी 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए और झारखंड में एक कांग्रेस सांसद के यहां रेड हुई, केवल एक के हुई। अभी 353 करोड़ रुपए 353 करोड़ रुपए एक के यहां मिले। 9 अलमारियां, घर के सारे बैग खत्म हो गए, सारी बोरियां खत्म हो गई, बाजार के सारे बैग खत्म हो गए। नोट गिनने के लिए जितनी मशीनें लगाई सारी हाफ गई, गर्म हो गई। 32 बैंक के अधिकारी लगे, 4 दिन तक गिनते रहे, वो थक गए। लेकिन काला धन कांग्रेस के एक सांसद के पास खत्म नहीं हुआ। तभी तो कांग्रेस कहती थी नोटबंदी मत करो। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में लॉजिस्टिक्स ईज यानी लीड्स रिपोर्ट 2023 लॉन्च की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता को बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को दोहराया। Than to contribute to making India a developed nation, to contribute our might to see the progress of India so that by 2047 we can see a developed nation, a prosperous nation, caring nation, a nation that provides a good quality of life for every single person living in India, every single child born in India. It's the 5th edition. Will significantly give us the pathway to further invigorize this sector, make it more, help it to contribute to a better sector in the days ahead. It has some very insightful information culled out of the various stakeholder engagement. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए G20 शिखर सम्मेलन की प्रशंसा करते हुए कहा कि शिखर सम्मेलन में कई विषयों पर गहन विचार विमर्श किया गया है, जिससे कई परिणाम निकले हैं।
आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में जहाज MV रूएन के अपहरण से जुड़ी घटना पर जवाबी कार्रवाई की है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि जहाज में चालक दल के 18 सदस्य थे और उन्होंने बृहस्पतिवार को एक संदेश भेजा था जिसमें 6 अज्ञात लोगों के जहाज में सवार होने के बारे में जानकारी दी गई थी। भारतीय नौसेना ने इस घटना पर जवाबी कार्रवाई करते हुए इस क्षेत्र के निगरानी करने वाले अपनी समुद्री गश्ती विमान और MV रूएन का पता लगाने और उसकी सहायता करने के लिए अदन की खाड़ी में एंटी पायरेसी गश्ती पर तैनात अपने युद्धपोत को भेज दिया। विमान बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी सदस्यों को पत्र लिखकर इस घटना पर एकजुटता दिखाने का अनुरोध किया है। लोकसभा अध्यक्ष ने पूर्व की घटनाओं का जिक्र करते हुए लिखा कि कई बार दर्शक दीर्घा से कूद जाने, पर्चे फेंकने और पिस्टल लाने जैसी घटना हो चुकी हैं। ऐसे में सबके साथ विमर्श करके सुझावों के आधार पर ही संसद परिसर की सुरक्षा की कार्य योजना बनाई जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष ने इस घटना के बाद कुछ राजनीतिक दल और कुछ सांसद द्वारा सांसदों के निलंबन से इस घटना को जोड़ने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। और अब बढ़ते हैं आगे। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोर शोरों से जारी हैं। IG प्रवीण कुमार ने कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान यातायात का डायवर्जन किया जाएगा, जिसके लिए लोगों को पहले से ही बताया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने एक बार फिर आतंकवाद पर करारा हमला बोला और एकजुट होकर इसके खिलाफ कार्रवाई का आह्वान किया है। भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि सीमा पार आतंकवाद और हिंसा के कारण भारत को बहुत नुकसान हुआ है और कुछ देश लगातार आतंकवाद को फलने फूलने में मदद कर रहे हैं। और अब खेल से जुड़ी खबरें। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में महिलाओं के कंपाउंड ओपन वर्ग में शीतल देवी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। रोमांचक फाइनल में शीतल ने ज्योति बालियान को हराने में सफलता पाई। दोनों खिलाड़ियों के बीच शुरू से ही कड़ी टक्कर देखने को मिली। हालांकि अंत में शीतल ने 3 अंक के फासले से मैच को अपने नाम कर स्वर्ण पदक जीता। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना सिंह के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। DD न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। नमस्कार।